हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे सवालों के जवाब। और आई होप आप सभी ने हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने जो वन शॉट वीडियो बनाया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट से एकदम रॉक सॉलिड किए होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, और अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से एकदम मस्त है तो चलो देर किस बात की, शुरू करते एंड लेट्स रॉक। तो आइए देवी और सज्जनों, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जो डील करती है किस चीजों पर, कि जो एनवायरमेंट में केमिकल स्पीशीज है, ओके, इनका ओरिजिन कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, इनका रिएक्शन कैसे होता है एनवायरमेंट में, ओके, किन किन चीजों से रिएक्ट करते हैं ये, और फिर रिएक्ट करने के बाद क्या प्रॉब्लम स्टडी कर देते हैं, तो यही इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके रिएक्शंस के, यही होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक्सप्लेन ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन इन 100 वर्ड्स। ओके, काफी कठिन काम है, पूरा ऑलमोस्ट आधा चैप्टर तो ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन पर ही है, राइट, पर हम लोग को एकदम कॉन्साइज करके बता देना है एकदम 100 वर्ड्स में। तो चलो मैंने पॉइंट्स में थोड़ा सा लिख दिया एकदम चार्ट टाइप में, तो आपको याद हो जाएगा एकदम फटाक से। तो देखो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन से शुरू करते हैं, एकदम सिंपल सी चीज, क्या है ट्रोपोस्फियर का पोल्यूशन, तो मतलब ट्रोपोस्फियर में कॉन्टैमिनेंट होंगे, मतलब ट्रोपोस्फियर कॉन्टैमिनेट होगा किन की वजह से, भाई पोल्यूटेंट्स की वजह से। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन करते हैं, राइट। अब ये जो पोल्यूटेंट्स है ट्रोपोस्फियर में जो पोल्यूशन कर रहे हैं, ये दो टाइप के हैं, ओके, और इसके बेसिस पर हम लोग ने आगे पढ़ा है पूरे चैप्टर में कि गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो ट्रोपोस्फियर का पोल्यूशन करते हैं, मतलब ट्रोपोस्फियर को पोल्यूट करते हैं, और दूसरे होते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो ट्रोपोस्फियर को पोल्यूट करते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। चलो गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में देखते हैं। तो गैशियस एयर पोल्यूटेंट में हम लोग ने कौन से गैशियस एयर पोल्यूटेंट पढ़े, बहुत सारे पढ़े, मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, पर उसमें हम लोग ने इन डिटेल में पढ़े ऑक्साइड्स वाले, ओके, मतलब एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे पोल्यूट कर रहे हैं, मतलब कौन से ऑक्साइड्स ट्रोपोस्फियर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो सल्फर का कौन सा ऑक्साइड, देखो SO2, नाइट्रोजन के ये NO2 और NO, ये दो ऑक्साइड्स देखे हम लोग ने। अब इनसे होता क्या है हम लोग देखेंगे एकदम कॉन्साइज, एकदम ब्रीफ में। तो इनसे हो क्या रहा है, ये जो दोनों है एकदम आइडियल है, एकदम मतलब बेकार में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, ओके, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैटलाइज होता है यही ऑक्सीडेशन बाय पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब जो भी पार्टिकल्स है जो पोल्यूटेंट है, ओके, पार्टिकल वाले वो जो एयर में प्रेजेंट है, ओके, पोल्यूटेड एयर में, ऐसे पार्टिकल्स इनका जो ऑक्सीडेशन है ये कैटलाइज करते हैं और ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिसके वजह से, ओके, अब ये पानी कहां से आ रहा है, रेन वाटर। अब ये रेन वाटर को ये एसिडिक कर रहे हैं, एसिड्स का फॉर्मेशन बना के, इसीलिए इनकी वजह से होता है एसिड रेन, ओके। और एसिड रेन मतलब देखो उसका पीएच जो होता है ना वो 5.6 से कम होता है, नॉर्मल वाटर का पीएच 5.6 इतना होता है, ओके, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बन जाता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट ये था कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर क्या रहे, इन लोग का पराक्रम क्या है, तो ये पराक्रम कर रहे हैं, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ओके। चलो अब आगे का ऑक्साइड देखते हैं, कार्बन वाला। तो कार्बन दो टाइप के ऑक्साइड्स हम लोग ने पढ़े कार्बन के जो पोल्यूटेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों भी तो नालायक ही है, मतलब ऐसा मत बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, पर दोनों भी पोल्यूटेंट्स ही है, पर इसमें हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा ही कुछ पॉइजनस है। क्यों, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स है उससे 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है। सोचो इतना ज्यादा स्टेबल है तो ये ऑक्सीजन क्या रिप्लेस कर पाएगा, एक बार अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो ऑक्सीजन बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर पाता, मतलब बहुत मुश्किल है रिप्लेस कर पाना। तो इसके वजह से हीमोग्लोबिन सब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ते रहेंगे, फिर तो हीमोग्लोबिन बचेगा ही नहीं जो ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो तो कम ही होगा और इसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, ओके। तो ये पराक्रम कर रहा है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है,
अरे रे, ये तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोब का जो एवरेज टेम्परेचर है, ये बढ़ाने में ये रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो अर्थ रेडिएट कर देती है उसी को खींच लेगा अंदर, तो बढ़ना ही है, राइट, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। तो ऐसे कुछ करके ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये ऑक्साइड की कहानी हम लोग ने देख ली। अब फटाक से देखते हैं कि दूसरे वाले जो हम लोग ने पोल्यूटेंट पढ़े जो इंपॉर्टेंट थे वो है हाइड्रोकार्बन्स। अब ये रिलीज होते हैं जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा फ्यूल्स का, देखो। ओके, और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। ओके, तो ये थी कहानी पूरी गैशियस एयर वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं जो ट्रोपोस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं उनके बारे में। अब आते हैं पार्टिकुलेट वाले पोल्यूटेंट्स जो ट्रोपोस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं। अभी पार्टिकुलेट से पता चल रहा है क्या है, पार्टिकल्स है। कौन से? सॉलिड या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स। ओके, जो एयर में है, जो पोल्यूट कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर को। अब ये होते हैं दो टाइप के, एक तो होते हैं वायबल, मतलब समझ लो लिविंग वाले, और ये है नॉन वायबल। ओके, जो नॉन लिविंग वाले। अब लिविंग वाले मतलब आपको तो पता ही है कितने सारे डिजीजेस करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये वो पता ही है हम लोग को, फंजाई भी होते हैं इनमें। ओके, अभी हम लोग को तो पता है कौन सा डिजीज चल रहा है, किसके वजह से चल रहा है, तो यही ऐसे डिजीजेस वायबल वाले पोल्यूटेंट्स कर रहे हैं, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। ओके, नॉन वायबल वाले जो है ये है स्मोक, डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स, चार। ओके, ये हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल है हेल्थ के लिए, क्योंकि इनके स्मॉल पार्टिकल साइज की वजह से ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं, फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं हमें। ओके, चलो, अब ये हो गए इन दोनों का क्लासिफिकेशन। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी स्मॉग। अब स्मॉग के नाम में देखो, स्मॉग है स्मोक और फॉग से बना हुआ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब स्मॉग बन जाता है। अब स्मॉग होते हैं दो टाइप्स के, क्लासिकल वाला, ओके, और फोटोकेमिकल वाला। अब ये जो क्लासिकल वाला है ये बना हुआ है देखो स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड गैस से। ओके, ये रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, इसलिए हम लोग रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। ये होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसमें होता है ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, अब ये जो है कॉम्बिनेशन ये होता है ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो मतलब ये नाइट्रिक ऑक्साइड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और उसके वजह से मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन की वजह से ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं अच्छे से, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो इसीलिए हम लोग इनको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी बोलते हैं। अब इनसे हो क्या रहा है देखो, काफी बुरे इरिटेंट्स भी है ये। ओके, नोज को, थ्रोट को इरिटेट करते हैं बहुत सारा, प्लांट्स को भी बहुत अफेक्ट करते हैं, और ये कोरोजन भी करवाते हैं। ओके, तो बहुत ही बुरे हैं ये भी। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन एकदम कोशिश की कि कंसाइज वे में 100 वर्ड्स में लिख पाए। तो चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, व्हाई? ओके, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। आप तो सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब हो क्या रहा है भाई इतना कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो बन रहा है हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। देखो क्या हो रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है, ओके, इससे 300 टाइम्स मोर स्टेबल है। सोचो, तो फिर इतना ज्यादा स्टेबल है कि आने वाला ऑक्सीजन अब इस कॉम्प्लेक्स में से कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल को उड़ा देना, मतलब बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ये कहानी चलती रहती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनते रहेंगे। अब अगर ब्लड के अंदर 3 या 4%, मतलब 3 से 4% तक भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो क्या होने लगता है, ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये कम होता है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो बचेंगे ही नहीं, मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन बचेंगे ही नहीं, फ्री वाले जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़े हुए नहीं है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकते हैं और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ब्लड में से, तो इसीलिए ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। अब इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, और ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से सर दुखेगा, मतलब हेडेक होगा, आई साइट वीक हो जाएगी। ओके, मेरी आई साइट वीक हो गई है तो इस रीजन की वजह से नहीं, पर आई साइट वीक हो जाएगी। ओके, नर्वसनेस आ जाएगा बहुत सारा, और हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग करने से ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स है ये बनता है बॉडी के अंदर। ओके, और
ये बनेगा तो आपको तो पता ही अब क्या क्या होगा। तो इसीलिए अगर आप के डियर एंड नियर वंस अगर कुछ स्मोक कर रहे तो आप उनको समझा सकते हो, ये जो आपने नॉलेज लिया है उन तक पहुंचा सकते हो। देखो ट्राई करके कुछ हो गया अच्छा तो अच्छा ही है, राइट। चलो आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिस्ट गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले गैसेस को हम लोग एकदम सिंपल ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, राइट, GHG। और ये होते हैं ये सारे, ओके। तो आपको तो पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओके। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ओके, इसका इंक्रीज होना। उसके बाद मीथेन, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैस है ये भी, ओके। CFCs क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ओके, ये होते हैं कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स, इनको हम लोग फ्रीऑन्स भी कहते हैं, ओके। इसके अलावा ओजोन और वाटर वेपर भी, देखो मतलब पानी का वेपर भी कितना नुकसानकारक हो सकता है, ओके। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अगर एक्सेस में हो गया तो नुकसान है इससे, ये तो ऐसे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली हमें चाहिए ही, ओके। और लास्ट वाला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओके, ये तो नेचुरली ऑकरिंग होता है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टैचूज एंड मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय एसिड रेन। हाउ, कैसे? तो देखो एसिड रेन तो हम लोग को पता ही है अभी। तो ये जो एसिड रेन है इसमें हमें पता ही है क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, करेक्ट। अब मॉन्यूमेंट या फिर स्टैचूज जो इंडिया में है ये अफेक्ट हो रहे हैं, ये हम लोग बताते हैं एक एग्जांपल लेके, करेक्ट। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ताजमहल। हिस्ट्री तो पढ़ी है सब लोगों ने, सबको तो पता ही है ताजमहल क्या है, ओके। तो ये ताजमहल बना है मार्बल से और इस मार्बल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हो क्या रहा है, इस एसिड रेन की वजह से, ओके, इस निकम्मे एसिड रेन की वजह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बेचारा फंस रहा है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है इसका, देखो एसिड रेन के, और क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसके वजह से हो क्या रहा है, आपको दिख रहा है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा वो नष्ट हो रहा है, राइट, डिस्ट्रॉय हो रहा है। और इसी के वजह से हमारा जो ताज है ये डिसफिगर हो रहा है, मतलब इतना सुंदर शेप है उसका, ओके, तो वो शेप अब धीरे धीरे चला जा रहा है। और इसके साथ ही उसका जो रंग है वो भी मतलब एकदम अच्छा व्हाइट है, वो अच्छा लस्टर है उसको, पर ये भी डिस्कलरेशन हो रहा है हमारे ताजमहल का, ओके। तो बस हम लोग ने एक्सप्लेन करके दिखाया कि कैसे एसिड रेन मतलब हमारे इंडिया का जो मॉन्यूमेंट है, अच्छे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट जिसमें हम लोग ने ताज का एग्जांपल लिया, वो कैसे अफेक्ट हो रहे। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज स्मॉग? हाउ इज क्लासिकल स्मॉग डिफरेंट फ्रॉम फोटोकेमिकल स्मॉग्स? ओके, तो स्मॉग मतलब हम लोग ने पहले वाले दूसरे वाले भी सवाल में देखा था, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन वाले। स्मॉग क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, स्मोक और फॉग का। देखो नाम में भी पता चल रहा है, देखो स्मोक का स्मो, फॉग का ओजी, तो बन गया स्मॉग ऐसे। अब क्लासिकल स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग से अलग कैसे है, क्योंकि देखो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनमें इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही है। क्लासिकल स्मॉग होता है स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और वो ही फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, ओके, वो वाला पैन नहीं, ये तो केमिकल है, ओके। अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इनके ये जो फॉर्म होते हैं उस क्लाइमेट का डिफरेंस है, मतलब किस क्लाइमेट में ये क्लासिकल स्मॉग बन रहा है ये अलग है, फोटोकेमिकल स्मॉग कुछ अलग क्लाइमेट में बन रहा है। देखो क्लासिकल स्मॉग किस क्लाइमेट में बन रहा है कैसे याद रखेंगे, क्लासिकल का सी से कोल्ड क्लाइमेट में जाओ तो सी से ये वाला कोल्ड, ओके, और कोल्ड है तो ह्यूमिड, हम लोग मतलब कोल्ड है यहां पर, इससे पता चल गया, और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए थोड़ा, ओके। वही यहां पर जाओ तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा। अब फोटोकेमिकल जो है ये वार्म, कोल्ड का उल्टा, ओके, वार्म क्लाइमेट में बनता है, ड्राई क्लाइमेट में बनता है, ऐसे याद रखो, और सनी क्लाइमेट में बनता है। अब आपने तो पढ़ा ही है फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है, तो इसके लिए सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सनी क्लाइमेट चाहिए, ये भी याद रख सकते हो आप ऐसे, ओके। और ये जो हमारा क्लासिकल स्मॉग है, ओके, ये जो मिक्सचर है ये रिड्यूसिंग है नेचर में, इसीलिए हम लोग इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं, राइट। और उसी तरह फोटोकेमिकल स्मॉग में जैसे कि ये ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है, तो इसीलिए इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग है। तो इन टर्म्स में ये दोनों एक दूसरे से अलग है। चलो आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, तो हमें तो बस रिएक्शंस लिखनी है, पर
रिएक्शन लिखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा स्टोरी भी समझ ले कि फोटोकेमिकल स्मॉग मतलब बनते कैसे हैं, ओके, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर वो आपको पता चल गया ना तो आप ऑटोमेटिकली रिएक्शंस एकदम मस्त लिख दोगे, ओके। तो होता क्या है, स्टोरी की शुरुआत होती है फॉसिल फ्यूल्स से, ओके। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स इनका कंबशन होता है, जैसे कि समझो ऑटोमोबाइल्स में हो रहा है कंबशन, और इनका कंबशन होके ओके हमें पोल्यूटेंट्स मिलेंगे, राइट, जो ट्रोपोस्फियर में रिलीज होंगे। अभी हमें ट्रोपोस्फियर बता रहा हूं, ये थोड़ा जानबूझ के बता रहा हूं, आगे पता चल जाएगा आपको क्यों ट्रोपोस्फियर बता रहा हूं, ओके। तो ये जो पोल्यूटेंट्स है, अब कई सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, पर हमें तो मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स की तरफ है, बस मतलब हमें इनको देखना है शुरुआत में। अभी थोड़ा इनसे हमें लेना देना है अभी। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये होते हैं अनबर्न्ड फ्यूल्स जनरली, ओके। अब होता क्या है, इनका जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन लगता है बढ़ने, वैसे वैसे मतलब एक बार इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एकदम, तो चेन रिएक्शन की शुरुआत होती है। मतलब एक रिएक्शन फिर होगी, फिर दूसरी रिएक्शन होगी, और फिर कोई ऐसी रिएक्शन होगी जिसकी वजह से फिर से पहली रिएक्शन होगी, चेन रिएक्शन। और किसके वजह से हो रही है, सनलाइट के साथ इंटरैक्ट करने की वजह से हो रही है, देखो, ओके। अब आते हैं रिएक्शंस की तरफ। अब आपको एकदम आइडिया आ जाएगा कि हो क्या रहा है। अब सबसे पहले ये समझना है कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है हमारा, ओके, ये जो है ये बना मतलब इसमें है क्या, ओके, ये कंपोजिशन इसका है क्या। तो देखो ये अगर पता चल गया एक बार, ये दिमाग में है, तो हम लोग बना सकते हैं रिएक्शंस को। तो होता है ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, पिछले सवाल में भी हम लोग ने देखा था, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और एक्रोलीन होता है, और पैन होता है, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा बन रहा है ये समझेंगे, मतलब फॉर्मेशन में, और ये फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बन रहा है ये समझेंगे। एक्रोलीन और पैन तो मतलब नहीं समझना हमें वो कैसे बन रहा है, उनका रिएक्शंस नहीं देखना है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं अब हम लोग। तो शुरुआत होगी इस नाइट्रिक ऑक्साइड से, ये होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट, ओके। अब आता है चेन रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन, मतलब शुरुआत होती है इससे चेन रिएक्शन की। कैसे हो रही है, तो ये जो हमारा NO2 है, ओके, ये सनलाइट से मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके, और एब्जॉर्ब करके खुद बोलेगा मैं टूट जाता हूं। और टूटेगा किसमें, फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। यार आप तो बोलोगे मतलब ऑक्सीजन में, सॉरी, ओके, आप तो बोलोगे यार मतलब कि यार फिर से मतलब वो ही कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड ही बना गया। क्यों हो रहा है ऐसे, समझ में आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करना है। अब क्यों ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है हमें ओजोन बनाने के लिए, क्योंकि यही ऑक्सीजन, ओके, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन बनाता है। अब आप तो कहोगे कि ये ओजोन मतलब यहां पर है इसलिए हम लोग बना रहे, ओके। अब याद आ गया तुम लोग को मैंने क्या बोला था, ट्रोपोस्फियर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में ओजोन होता है, नहीं होता है, राइट। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के लिए हमें ओजोन बनना पड़ेगा, मतलब ओजोन बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसके मिक्सचर में ये होता है, इसीलिए ये ओजोन बन रहा है, इसीलिए ये ऐसे टूट रहा है, ओके। अब हो गया, ओजोन बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन गया। अब चालू रखना है यार रिएक्शन को, तो चालू कैसे रखेंगे, इससे चालू रखेंगे, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट था। अब इसे फिर से बनाना पड़ेगा, तो आते हैं तीसरे रिएक्शन पर। अब ये जो ओजोन है, कुछ ओजोन मॉलिक्यूल्स आएंगे, बोलेंगे कि चलो यार हमें स्टार्टिंग मटेरियल बनाना है फिर से। तो ये ओजोन मॉलिक्यूल आएंगे, बोलेंगे इस नाइट्रिक ऑक्साइड को यार तुम भी आ जाओ, थोड़ा मदद कर लो, क्योंकि हमें NO2 बनाना है, ओके। और हम लोग ने तो चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ अगर मतलब ये नाइट्रिक ऑक्साइड समझो अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो इसका रेट इतना फास्ट नहीं होता, पर ओजोन के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो फटाफट एकदम मस्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देता है। तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन हो जाता है ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा हमें और ऑक्सीजन रिलीज होगा, ओके। अब इसमें ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से जाके कहानी यही से शुरू करेगा, और ऐसे ही मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन बनते रहेंगे, ओके। अब ये जो ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें से अभी ये जो ओजोन है ये रिएक्ट करेगा इनके साथ, ये अनबर्न्ड फ्यूल्स के साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ। और ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करके ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, एक्रोलीन बनाएगा, और परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट बनाएगा। अब इसमें हम लोग को सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन देखना है, तो चलो ये रिएक्शन लिख देते हैं। ओजोन किससे रिएक्ट करेगा, मीथेन के साथ रिएक्ट कर देता है, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, और बनेगा हमारा HCOH और पानी निकल जाएगा, ओके। इसको बैलेंस करेंगे तो 3H2O 3HCOH हो जाता है, ओके, 2O3 और ये 3C, ओके। तो ऐसा कुछ रिएक्शन हो जाता है। तो देखो हम लोग ने सारे रिएक्शंस लिख लिए और समझ के लिखे, ताकि आपको याद नहीं रखने पड़े ये रिएक्शंस को। आपको एक बार फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है समझ में आ गया, तो आप खुद से रिएक्शन लिख दोगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
What are the harmful effects of photochemical smog and how can they be controlled? Okay, तो photochemical smog हम लोग ने देखा कैसे बनता है, उसके रिएक्शंस भी देख लिया हम लोग ने। अब harmful effects क्या है? अब हमें तो पता ही है photochemical smog में क्या होता है, ओजोन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, पैन, ये सब कुछ होता है। पर अभी इनके वजह से ही क्या क्या गड़बड़ी होती है देखो ओजोन और पैन की वजह से, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की वजह से आई को इरिटेशन होती है, मतलब आंखों में बहुत इरिटेशन होती है, जलन हो जाती है। यही ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, देखो याद कैसे रखना है, नाइट्रिक का नोज, राइट। तो ऐसे ये ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से नोज और थ्रोट में भी इरिटेशन होता है बहुत सारा। और अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो क्या क्या होता है, देखो हेडेक होता है, चेस्ट पेन होने लगता है, थ्रोट ड्राई हो जाता है, कफ हो जाता है, ओके, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है हमें, ओके, इन सब से। अब और क्या गड़बड़ करता है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक, रबर का क्रैकिंग करवा देता है, ओके, प्लांट्स को डैमेजेस करता है, कोरोजन करवा देता है, मेटल्स का, स्टोन का, बिल्डिंग मटेरियल्स का, ओके, पेंटेड सरफेसेस का, इन सारी चीजों का, ओके। तो ये सारे हैं हार्मफुल इफेक्ट्स, ओके। तो थोड़ा सा एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में हम लोग लिखेंगे तो याद हो जाएगा फटाफट ऐसे। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज है, फोटोकेमिकल स्मोक किन चीजों की वजह से, मतलब ये सब जो इल इफेक्ट्स है वो किन चीजों की वजह से आ रही है, जो केमिकल्स की वजह से आ रहे हैं उन्हें रोकना होगा, जैसे कि ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड ये बन रहे हैं, ओके। तो ये तो है सेकेंडरी प्रिकर्सर्स, मतलब ओजोन जो बन रहा है हमारा, ओके, ये तो शुरुआत में नहीं बन रहा था, ये तो हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट के नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से और ऑक्सीजन एटम बनता है, फिर ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बनाता है, राइट। तो अगर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्हें ही रोक देंगे तो क्या ओजोन बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो वही करेंगे हम लोग। तो सिंपल सी चीज है, प्राइमरी प्रिकर्सर्स जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोकार्बन्स, जो अनबर्न्ड फ्यूल्स है, जो एग्जॉस्ट से निकल रहे ऑटोमोबाइल्स के वगैरह, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद, ये हाइड्रोकार्बन्स, इन्हें अगर हम लोग कंट्रोल कर देंगे तो फोटोकेमिकल स्मोक की बात ही नहीं बनेगी, राइट। तो इसीलिए हम लोग इनको कंट्रोल अब कैसे करना है, ये एक सवाल होगा फिर, भाई अभी कंट्रोल करना है मतलब क्या करना है। तो कई सारे ऑप्शन है हम लोग के पास, मतलब देखो हम लोग ऑटोमोबाइल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स बिठा सकते हैं। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को रिलीज ही नहीं होने देते, मतलब ये एटमॉस्फेयर में आने नहीं देते, ओके। फिर हम लोग कुछ प्लांट्स का प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे कि जूनिपेरस, क्वर्कस, पायरस, विटिस, पाइनस, ये सब प्लांट्स की नाम है। अब खास बात देखो इनकी, ये प्लांट्स नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मेटाबोलाइज कर देती है, देखो, ओके। तो अगर इनको मेटाबोलाइज कर देंगे तो ये तो गायब ही हो गए, तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगा ही नहीं, राइट। चलो बता दिया। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। What are the reactions involved for ozone layer depletion in the stratosphere? Okay, तो अब बहुत सुना है इसके बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है वगैरह वगैरह, हम लोग ने पढ़ा भी चैप्टर में। अब रिएक्शंस लिखने, तो पहले हम लोग थोड़ा एकदम बेसिक समझ लेते हैं कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है, मतलब क्यों होता है। एक बार वो समझ में आ गया एकदम बेसिक फ्रेमवर्क, तो फटाफट एकदम रिएक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखो तो होता क्या है, देखो ये ओजोन का जो डिप्लीशन होता है ये हमें तो पता ही है, CFCs की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम लोग अर्थ पर रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर वगैरह वगैरह में यूज करते हैं, ओके। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम लोग जब यूज कर रहे हैं तब ये बाहर, मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और ऊपर ऐसे मस्त उड़ते उड़ते आते हैं, मतलब एयर के साथ आ जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ओके ओके, स्ट्रेटोस्फियर। अब यहां पर होती है कहानी की शुरुआत, क्योंकि वहां पर तो होता है, यहीं पर होता है ना ओजोन लेयर। अब होता क्या है, देखो ये जो CFCs है, पावरफुल यूवी रेडिएशंस इनको तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है इनका, और ब्रेक डाउन करके, ओके। अब इनमें तो पता ही हमें CFCs के कौन से कंपाउंड होते हैं, जिसमें कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो ये कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसमें से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाता है, और यही क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर ओजोन को बोलता है कि चलो आ जाओ लड़ते, और फिर ओजोन को डिप्लीट, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है ओजोन का। अब ये जो रिएक्शन है, ओके, ये चेन रिएक्शन है, मतलब ये जो CFCs ब्रेक डाउन हो रहे हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है, फिर ये ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ये चलते रहता है कंटिन्यूसली। अब चलते रहना है तो इसका मतलब इसे फिर से रीजनरेट करना होगा, राइट। मतलब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से बनना होगा, कुछ तो रिएक्शन होगा इसको बनाने के लिए, तो वो भी हम लोग को रिएक्शन फिर दिखाना है कि रीजनरेट भी करना है हमें इसे। तो चलो अभी एकदम बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आ गया। चलो अब लिख देते हैं रिएक्शन एकदम फटाफट। तो देखो क्या शुरुआत किससे की थी, CFC से। तो CFC में हम लोग क्या लेंगे, ये वाला CFC लेते हैं, CF2Cl2, ओके। अब इसमें पावरफुल यूवी रेडिएशंस इसको
तोड़ देंगी, ब्रेक डाउन कर देंगी इनका, तो क्या बनाएगी? देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल, हमें तो पता ही है ये तो बनेगा। अब इसके अलावा और क्या बनेगा? जो बचा हुआ है उसका फ्री रेडिकल, तो बचा हुआ क्या है? CF2 और Cl बचा हुआ है, तो इसका फ्री रेडिकल। ओके, अब यही क्लोरीन फ्री रेडिकल अब क्या करेगा? सिंपल सी भी चीज है, ओजोन को तोड़ देगा, तो ओजोन का डिप्लीशन ये कर देगा, तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल। ओके, और यहां पर O2 रहेगा, देखो, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। अब यही तो है अपना ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओके, पर मैंने क्या बोला था? अब इसे फिर से रीजनरेट होना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन चलते ही रहता है चेन वाला। तो रीजनरेट कैसे होगा? ये भैया रीजनरेट करेंगे, क्लोरीन मोनोऑक्साइड रीजनरेट करेंगे। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? यहां पर स्ट्रेटोस्फीयर में हमने तो पढ़ा, ये ओजोन का जब फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन होता है तब ऑक्सीजन जो होता है, ओके, ये O2 इसका ब्रेकडाउन होते रहता है। ओके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम्स में टूटते रहता है, किसकी वजह से? यूवी की वजह से, राइट। और फिर यही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 के साथ मिलके ओजोन बना लेता है। अब ऐसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होंगे ही, अब इन्हीं का सहारा लेगा ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल, और क्या करेगा? देखो, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। कैसे? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनके निकल जाएंगे और फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। अभी ये फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा? ओजोन के पास आएगा, फिर से यही रिएक्शन चलते रहेगा। ओके, तो ये थी रिएक्शंस जिसमें हम लोग ने देखा कि ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रहा है। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल? व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? ओके, तो ओजोन होल तो सिंपल सी चीज है। जब मतलब साइंटिस्ट अंटार्कटिका पर काम, मतलब वहां पर जाके रिसर्च कर रहे थे, तो वहां पर उनको ओजोन लेयर का डिप्लीशन दिखा, और कहां पर? मतलब अंटार्कटिका के ऊपर, और उसी को उन्होंने टर्म दिया ओजोन होल। तो ऐसा मत समझना ओजोन होल मतलब सचमुच का ओजोन में होल हो गया, ऐसा नहीं है। वहां पर काफी ज्यादा डिप्लीशन हो गया ओजोन लेयर का, इसीलिए फिर मतलब टर्म दे दिया ओजोन होल। ओके, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? ओजोन होल मतलब डिप्लीशन ही है ओजोन लेयर का, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखो, ओजोन का डिप्लीशन होने के बाद अब यूवी रेडिएशन तो सीधा पेनिट्रेट करेंगे और आएंगे ट्रोपोस्फियर में, राइट। अब यहां पर तो हम रहते हैं, राइट, ट्रोपोस्फियर एकदम नीचे वाला लेयर एटमॉस्फेयर का। अब यहां पर ये यूवी रेडिएशन आने के बाद समझ लो आपके ऊपर यूवी रेडिएशन आ गए, तो क्या होगा? शुरुआत करते हैं आपके सौंदर्य से ही, राइट। तो स्किन का एजिंग हो जाएगा, ओके। कैटरैक्ट हो सकता है, आपके आंखों में अगर वो यूवी रेडिएशंस आ गई, ओके, तो आपको कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा मतलब एजिंग होने के बाद भी स्किन कैंसर हो सकता है, सनबर्न्स हो सकते हैं आपको, ओके। अब ये तो आपका हो गया। मतलब अब आते हैं बाकी के ऑर्गेनिजम्स पर, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होंगे वो तो मर ही जाएंगे बेचारे, ओके। जो फिश की प्रोडक्टिविटी है, मतलब फिश का रिप्रोडक्शन पर इसका असर होगा, तो वो भी डैमेज होगी। प्लांट सेल्स है उनमें म्यूटेशन हो जाएगा, ओके, उल्टा सुल्टा हो जाएगा सब कुछ उनका फंक्शन। अब ये इवेपोरेशन भी करता है सरफेस वाटर का। कैसे? ओके, जो सरफेस पर पानी है उसका इवेपोरेशन कैसे करेगा? तो प्लांट्स जो है उनके स्टोमेटा से ये पानी को उड़ा, मतलब ज्यादा इवेपोरेशन करवा लेता है, स्टोमेटा से पानी निकाल देता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? खींचते हैं पानी को, राइट, सॉइल से, वो पानी आता है स्टोमेटा तक, और फिर स्टोमेटा से वो ज्यादा इवेपोरेट करने लगेगा। तो क्या होगा? सॉइल में जो पानी है सॉइल में जो पानी है उसका कंटेंट कम हो जाएगा, और इसी की वजह से क्या होता है? डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का, ओके। और इसके अलावा फाइबर्स जो है, पेंट्स जो है, इनको भी ये अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा भाई साहब? इनको ये यूवी रेडिएशंस फेड कर देंगे इनको। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इन सारे सवालों के जवाब सीखने में, और बहुत समझ में आ गया होगा, मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।